हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हमें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती है और क्यों हमें फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती है। जैसे कि आपको पता है, जब भी किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन होता है तो आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखती है। जब आपने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन थी वो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई है, 2 कंपोनेंट में या फिर 3 कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई है। इस इंटरेक्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको तो हम बोल रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर। अगर आप इस फाइन स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को किसी हाईएस्ट रिजोल्यूशन जिस इंस्ट्रूमेंट का हो, हाईली रिजोल्विंग पावर जिसकी हो, उस इंस्ट्रूमेंट से एग्जामिन अगर करें तो उस कंपोनेंट की फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है और उस स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। इनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो 1 सेंटीमीटर इनवर्स के ऑर्डर का होता है। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर आपको तभी दिखेंगी जब आप स्पिन यानी फाइन स्ट्रक्चर के किसी कंपोनेंट को हाईली रिजोल्व्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर देखें तभी आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होंगी। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के क्या क्या रीज़न है क्यों हमें ऑब्जर्व होती हैं। तो पहला रीज़न हमारा है आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करें, मास में क्या क्या आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, यानी इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है उसका रिलेशन होता है RM, यानी किसी न्यूक्लियस का आप निकाल रहे हैं जिसका न्यूक्लियस का मास M है, वो इक्वल टू क्या होगा, R इन्फिनिटी। अगर आप कंसिडर करें न्यूक्लियस को रेस्ट पे, यानी उसका बहुत ज़्यादा मास है, ऐसा अगर कंसिडर करें, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हमें पता है कि जो RM है वो मास ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है। अब मास ऑफ न्यूक्लियस डिफरेंट होगा डिफरेंट आइसोटोप का, तो RM की वैल्यू सेम एलिमेंट के आइसोटोप के लिए डिफरेंट होगी। और हमें पता है कि हम जो वेव नंबर निकालते हैं, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन में जो वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड हमें होती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, इस रिलेशन से RM पे डिपेंड करती है। अब क्योंकि आइसोटोप का RM डिफरेंट है तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ है वो भी हमें क्या होगी, डिफरेंट ऑब्जर्व्ड होगी। अब एक रीज़न तो ये हो गया आपका आइसोटोप इफेक्ट का। दूसरा रीज़न क्या है हमारा, न्यूक्लियर स्पिन। दूसरे रीज़न की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पीछे वाले रीज़न में कुछ ड्रॉबैक्स रही होंगी। तो पहले ड्रॉबैक्स क्या है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो आइसोटोप इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को। जैसे कि एक किसी कंपोनेंट में ऐसा देखा गया कि जितनी हाइपरफाइन स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व हो रही हैं उतने उसमें आइसोटोप्स हैं ही नहीं जितनी आपको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रही हैं। एक ये भी हो सकता है जैसे कि बिस्मिथ जैसे ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका सिंगल आइसोटोप है बट फिर भी उनमें 6 से या 6 से ज़्यादा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रही है। जैसे बिस्मिथ में 6 ऑब्जर्व हो रही हैं लेकिन बिस्मिथ का सिंगल आइसोटोप है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है जिनके हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को आप आइसोटोप इफेक्ट्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। ये 1924 में पॉली ने दिया था। न्यूक्लियर स्पिन क्या कंसेप्ट है कि जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, वो ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है। तो सिमिलर वे से जो न्यूक्लियस हमारा होता है उसके अंदर भी एक इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम आई होता है और उस एंगुलर मोमेंटम है तो उसके साथ एक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट करती है जिसको आप क्या कहते हैं, म्यू आई। सॉरी, ये म्यू एल लिख दिया मैंने और ये था हमारा म्यू आई। न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से। आई का मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमने अदर क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड निकाला था, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू √i × i+1 अंडर द रूट h कट, जहाँ पे आई क्या होगा हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होगा। अगर आप इस एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो जैसे कि ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दी और ये आपका आई कंपोनेंट है, तो इसका इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट जाएगा, IZ कंपोनेंट जाएगा।
तो आई जेड जो, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे एक ये खुद क्वांटाइज्ड है तो इसकी प्रोजेक्शन भी क्वांटाइज्ड होंगी, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल टू एम आई एच कट, जहाँ पे जैसे आप लिखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जैसे आप लिखते थे एल जेड इक्वल टू एम एल एच कट, सिमिलर मैनर में हमने लिखा है आई जेड इक्वल टू एम आई एच कट, जहाँ पे एम आई होगा वो इक्वल टू आई कोमा आई -1 टू -i तक पॉसिबल रहेगा, यानी कि पॉसिबल कितनी वैल्यू रहेंगी, 2i + 1 पॉसिबल वैल्यू होंगी। अब यहाँ से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, GI/2mpi, जहाँ पे E यहाँ पे ध्यान देना है आपने, क्योंकि आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस की वजह से मिल रहा है, न्यूक्लियस स्पिन की वजह से मिल रहा है, तो जो मास होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन होगा। अब तक जो आपने पढ़ा है यहाँ पे ये फैक्टर, वहाँ पे ME था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे E और MP है वो है चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन। जो GI यहाँ पे होगा न्यूक्लियर G फैक्टर होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल G फैक्टर, लैंडे G फैक्टर, सिमिलर मैनर में क्या है हमारा न्यूक्लियर G फैक्टर है। अब जो I की वैल्यू इस इक्वेशन से अगर यहाँ पे पुट करें तो GI इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी। इस टर्म को हम लिख सकते हैं μn। μn क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटोन। जैसे बोर मैग्नेटोन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे होता तो क्या होता, बोर मैग्नेटोन होता, बट बिकॉज आपने न्यूक्लियर का मास यूज़ किया तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मैग्नेटोन। ओके, तो आपको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मिला क्यों है, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑर्बिटल मोशन, यानी ऑर्बिटल मोशन एल की वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसमें और किस में इंटरेक्शन हो रहा है, द स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो जो स्पिन है, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है न्यूक्लियस की, और जो आपकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और उस इंटरेक्शन की वजह से आपको क्या मिल रहा है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग मिल रही है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मिल रही है। जैसे कि हमने एलएस कपलिंग में पढ़ा था कि अगर आपके पास किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एल है, अगर उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस है, तो वो दोनों क्या करेंगे, जे के अराउंड प्रेसेस करेंगे। अब ये जे क्या हो गया होगा, टोटल क्वांटम नंबर हो गया उनका। अब जे हमें जैसे पता है जे वेक्टर सम एल प्लस एस होता है, सिमिलर वैसे एफ जो होगा, एफ क्या आ गया हमारा, टोटल क्वांटम नंबर इक्वल टू जे प्लस आई होगा। आई हमारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो एफ का मैग्नीट्यूड √f इंटू एफ प्लस 1 √h कट होगा। सिमिलर फैशन में जे और आई का रिजल्टेंट एफ आ रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इसके अराउंड प्रेसेस करेंगे। ठीक है, इसके पैरेलल में अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये भी क्या करेगा, इसके अराउंड प्रेसेस करेगा। दिस इज ऑल्सो आई। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या दे रहा है, एफ दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू जे प्लस आई आ गया, एफ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √f इंटू एफ प्लस 1 एच कट आ गया। पॉसिबल वैल्यू एफ की क्या हो जाएंगी, जैसे कि जे की होती हैं एल प्लस एस से एल माइनस एस मोड तक होती हैं, ऐसे ही एफ की क्या आ जाती हैं, जे प्लस आई से जे माइनस आई मोड तक। एफ क्या है यहाँ पे, हाइपरफाइन क्वांटम नंबर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपकी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन वही पॉसिबल होंगे जिनमें डेल्टा एफ जो है 0 और प्लस माइनस से चेंज हो रहा हो। F0 से F0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारी सोडियम के में 2 लाइनें आपको दिखती हैं, आपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि जो सोडियम लाइट की जो 2 लाइनें दिखती हैं उनमें से एक कंपोनेंट D2 है, एक D1 है। D2 कंपोनेंट की हाइपरफाइन स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सिंपल लैब में हमें 2 ही लाइन दिखती हैं और उनमें से हमने एक स्पेक्ट्रल लाइन उठाई है D2, जो ट्रांजिशन कहाँ से होती है, P3/2 टू 2s हाफ तक होती है। अब अगर मान ले आपको दे दिया जाए कि जो सोडियम है इसकी न्यूक्लियर की स्पिन 3/2 होती है, तो इस कंपोनेंट में जो कि है 2p3/2, जे की वैल्यू क्या है, 3/2 है। आई दे रखा है आपको 3/2 है, तो एफ की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे 3 आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आता है। एक एक के डिफरेंस के साथ लिखो 3 2 1 0। सिमिलर मैनर में दूसरे कंपोनेंट में देख लेते हैं, 2s हाफ, जे हाफ है, आई 3/2 गिवन है, एफ क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 and 1।
यानी कि आपकी जो ट्रांजिशन पॉसिबल वो क्या होंगी, ऊपर वाले को लिख लो 3 2 1 0, नीचे वाले को जो सेम है उस नीचे सेम लिखना है, जैसे 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1। तो यहाँ से 2 से 2 ट्रांजिशन, 1 से 1 जा सकती है, 0 से 1 आ सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है और ये, यानी टोटल 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है हमारी। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम में देख लें कि ये जो D2 लाइन हमें मिल रही थी ये फाइन स्ट्रक्चर थी, और अब ये जो आपका लेवल वो फर्दर 4 में स्प्लिट हो गया है, जो ये लेवल आपका 2 में स्प्लिट हो गया। अब एक की बजाय आपको कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, यानी ये जो है वो फाइन स्ट्रक्चर को बता रहा है और ये जो है वो बता रहा है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।